नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का काव्य खंड का जो हमारा चैप्टर है, एक कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। और ये जो पाठ है ये त्रिलोचन जी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये एक कविता है। तो देखिए यहाँ पर इस पाठ में जो चंपा है यानी कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये एक कविता के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा के महत्व को, पढ़ाई के महत्व को बताया गया है कि कितना महत्व है पढ़ाई का हमारे जीवन में, खास तौर पर एक लड़की के जीवन में। तो यहाँ पर चंपा के विषय में बताया गया है कविता के माध्यम से। बहुत ही सुंदर सी कविता है, ध्यान पूर्वक इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा। इसको भावार्थ के सहित हम यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही अंत में पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। जो हमारी कविता है ये त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई है और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, हम कविता को पढ़ेंगे और साथ ही इसके भावार्थ को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले काले चिन्हों से ये सब स्वर कैसे निकला करते हैं। तो देखिए जो चंपा है, ये जो प्रस्तुत पद्यांश है ये कवि त्रिलोचन जी द्वारा रचित धरती काव्य संग्रह में संकलित जो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने चंपा जो एक नायिका है, ठीक है, इस कविता की जो नायिका है चंपा का परिचय देते हुए उन्होंने कहा है कि उसे एक शोषित व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ऐसे इंसान की श्रेणी में रखा गया है कि जिसको बहुत सारे मौके नहीं मिलते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसके जीवन में जो वो नहीं कर पाई है। तो देखिए जो चंपा है उसके लिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जब मैं पढ़ने लगता हूँ, यानी कि जब भी मैं पढ़ने का कार्य करता हूँ, लिखने का कार्य करता हूँ तो वो मेरे कमरे में आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। जब मैं पढ़ता हूँ या जब मैं लिखता हूँ तो वो खड़ी खड़ी चुपचाप सुनती है, देखती है और उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि ये पुस्तक में लिखे गए काले अक्षर, इतनी काले अक्षरों से इतनी आवाजें कैसे निकल सकती है। तो चंपा जो है बिल्कुल एक तरह से उसे अचरज होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि इनने, जैसे आप देख सकते हैं न ट ख ट, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो देखती है बिल्कुल खड़ी खड़ी और सोचती है कि इतने अक्षरों से इतने सारे स्वर कैसे निकल सकते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। अब लेखक जो है उसका परिचय दे रहे हैं, कहते हैं चंपा सुंदर की लड़की है और सुंदर ग्वाला है। सुंदर कौन है? ग्वाला है। गाय भैंसे भी रखता है, गाय भैंसे रखता है, यानी कि जो उसके पास गाय भैंसे हैं। ग्वाले का क्या अर्थ होता है? ग्वाले का अर्थ होता है जिसके पास गाय भैंसे होती हैं। तो वो ग्वाला है और गाय भैंसे रखता है। और चंपा चौपायों को लेकर, चौपाए यानी कि जिनके 4 पैर होते हैं, चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चरवाही यानी कि घास, उनको चराने जाती है घास के मैदानों में। चंपा अच्छी है, चंपा अच्छी है, नटखट भी है, चंचल है, नटखट भी है और कभी कभी वह ऊधम भी करती है। अब लेखक कहते हैं चंपा अच्छी है, वो बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन थोड़ा सा चंचल है और नटखट भी है। और यहाँ पे कभी कभी वह कलम भी चुरा लेती है, कभी कभी वह कलम भी चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर मैं जब लाता हूँ, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर मैं जब लाता हूँ, पाता हूँ कि अब कागज गायब है। ठीक है, नटखट है, क्यों कहा है नटखट है? इसीलिए कहा है कि कहते हैं कि जब जैसे तैसे मैं उसे ढूंढ कर, जब मैं कलम, कभी कभी वो उनकी कलम चुरा लेती है
और जब वो कलम ढूंढ कर लाते हैं, यानी कि वो उसे पकड़ते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसको ढूंढते उसके कलम ढूंढते हैं, तो क्या क्या होता है, वो एक तरह से कागज लेकर भाग जाती है, जिस पर लेखक लिख रहे होते हैं उस कागज को लेकर ही भाग जाती है। फिर लेखक कहते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है मुझसे कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, यानी कि दिन भर तुम ये कागज गोदने का काम करते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। वो कहती है कि दिन भर तुम कागज गोदा करते हो, कागज गोदना यानी कि उसको लगता है कि ये क्यों दिन भर वो पेन लेकर कागज पर छेद करते रहते हैं, क्योंकि वो दिन भर लिखते रहते हैं, वो दिन भर पढ़ते रहते हैं। चंपा कहती है कि तुम कागज क्यों दिन भर गोदते रहते हो? क्या यह काम अच्छा है? यानी कि ये काम जो तुम कर रहे हो, क्या ये काम अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। लेखक कहते हैं कि ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। क्यों हंस देते हैं? क्योंकि देखिए उनको चंपा की जो मासूम सी एक जो बात है, वो उस बात पर उन्हें हंसी आ जाती है। फिर चंपा जो है चुप हो जाती है। चंपा जब उनको हंसते हुए देखती है तो वह चुप हो जाती है। और उस दिन, अब लेखक एक दिन की बात यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं उस दिन जब चंपा आई, उस दिन जब चंपा आई तो मैंने कहा, अब वो कहते हैं जब वो रोज मुझे इस तरह से देखती है, जब वो रोज मुझे इस तरह से मुझसे बात करती है, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने चंपा से कही। उन्होंने कहा कि उस दिन जब चंपा उनके पास आई, वो रोज वहां पर आती थी, वो देखती थी लेखक को लिखते हुए और उनको परेशान करती थी, कभी उनके कागज चुरा लेती थी, कभी उनका पेन चुरा लेती थी और फिर लास्ट में पूछा करती थी कि दिन भर तुम कागज क्यों गोदते हो? क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है? क्या ये काम अच्छा है? तो वो कहते हैं कि ये सुनकर जब और जब लेखक उसकी नादानी पर हंसते थे, तो चंपा चुप हो जाती थी। अ, एक दिन वो कहते हैं कि जब चंपा आई तो उन्होंने उसे पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये तुम भी पढ़ लो, यानी कि तुमको भी पढ़ना चाहिए, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है को पढ़ना चाहिए। हारे गाढ़े काम सरेगा, हारे गाढ़े काम सरेगा अर्थात जब मुसीबत का समय आएगा तो पढ़ाई की आपके काम आएगी। यानी कि जब आपके जीवन में परेशानी आएगी, आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप क्लास 11th में जा रहे हैं, आपने कभी ये सोचा है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपके पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है? ताकि आप जीवन में कभी भी किसी से पीछे ना रहें। आपको हर चीज का ज्ञान हो, हर विषय का ज्ञान हो, हर तरह का ज्ञान हो, आप चीजों को जाने। आप मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि आप कैलकुलेशन कर पाएं, आप जीवन में अच्छी चीजें आप जीवन में कुछ सीख पाएं। तो एक तरह से पढ़ाई का क्या होता है, उद्देश्य होता है। हम जीवन में, हम यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हारे गाढ़े काम सरेखा, मुसीबत के समय में, यानी कि जब आपको जीवन में खुद से, आज तो आपके पापा आपके लिए कमाते हैं, आज आपके पापा आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए हर आपकी सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। और जब आप बड़े हो जाओगे और वह बूढ़े हो जाएंगे तो तब आपको काम करना पड़ेगा और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए काम करना पड़ेगा। तो इंसान को जीवन में देखिए कर्म ही सबसे बड़ा, एक तरह से कर्म ही सबसे बड़ी एक तरह से यहाँ पर पूजा है। आपको जीवन में हर काम जो है उसको करना आना चाहिए, चाहे वो किचन का काम हो, खाना बनाना हो, घर की साफ सफाई हो और
बाहर का काम हो या फिर आप, क्योंकि जब हम काम करते हैं अपने जीवन में, जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारा एक ये जो एक हमारे मन में जो एक बात होती है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, तो वो बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कैसी परिस्थिति जीवन में आती है, कैसा समय बनता है, तो उस टाइम पे हम अपनी सूझबूझ से, अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर हम कौन सा पद हासिल करेंगे, ये हमें उस दिन पता चलता है। तो उन्होंने कहा, हाड़े गारे काम सरीखा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। और महात्मा गांधी की भी यही इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। तो इस तरह से कवि उनसे कहते हैं कि तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। अब जब चंपा ने ये बात सुनी तो वो क्या कहती है? चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम कहते थे गांधी बाबा तो अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब देखिए, जब लेखक ने उसको पढ़ने के लिए कहा तो वो कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि देखिए उसने कभी पढ़ाई नहीं की। आपने जो काम पहले नहीं किया तो आपको हमेशा टफ लगता है, आपको लगता है कि यार ये इतना भारी काम है, ये कैसे होगा मुझसे। लेकिन जब आप उस काम को करते हैं तो आपको वो काम फिर आसान लगने लगता है। देखिए, जब आप क्लास 10th में थे तो आपको लगता था 11th क्लास बहुत ज़्यादा टफ है, हम कैसे उसको पढ़ेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे। लेकिन जब आप 11th में आए, आपने उन बुक्स को पढ़ा, आपने मेहनत की, तो अब आपको लगता है कि 11th तो ईज़ी है लेकिन 12th क्लास बहुत टफ है। ठीक है, ऐसा ही चंपा को भी लगता है। चंपा को लगता है कि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत कठिन है, वो नहीं कर पाएगी। तो उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी। और तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा, क्योंकि उसकी बाल सुलभ उत्सुकता से, देखिए क्योंकि कवि ने उन्हें बताया था कभी कि गांधी जी जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। गांधी जी के विषय में उन्होंने चंपा को बताया था कि गांधी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो चंपा की जो बाल सुलभ उत्सुकता है उससे चंपा ये कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि तुम पढ़ाई करो? क्योंकि पढ़ाई तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि जो अच्छा इंसान होगा वो हमेशा अच्छी बातें करेगा, जो अच्छा इंसान होगा वो हमेशा अच्छी सलाह देगा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि गांधी बाबा ने कहा पढ़ना लिखना अच्छा है? क्यों कहेंगे गांधी बाबा की पढ़ो पढ़ो लिखो? क्योंकि तुमने तो कहा है कि गांधी बाबा जो है अच्छे इंसान है। वो कहती है, नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। देखिए, बच्चों के लिए जो गांधी जी हैं, उस उनको वे गांधी बाबा कहकर वो संबोधित करते हैं। और देखिए यहाँ पर, अब देखिए चंपा आगे क्या कहते हैं लेखक चंपा को? मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। लेखक कहते हैं, मैंने फिर से उसको मोटिवेट किया, उसको पढ़ने के लिए तैयार किया। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, गौने तुम जाओगी, कुछ दिन बलम साथ रहेगा, रह चला जाएगा जब कलकत्ते, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब देखिए, अब लेखक उसको उसी की भाषा में समझा रहे हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो वो कहते हैं यहाँ पर चंपा के माध्यम से एक तरह से पलायन को भी, यानी कि जो पलायन का जो लोक अनुभव है उसको भी, उसकी मार्मिकता को भी व्यक्त कर रहे हैं। चंपा जैसे व्यक्तियों के मन में भविष्य को लेकर जो एक अनजान खतरा है, उसके महत्व, उसमें पढ़ाई के महत्व को यहाँ पर समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि जीवन में चंपा पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अब देखिए, एक दिन तुम्हारा ब्याह तो होगा ही, तुम्हारा विवाह होगा, तुम ससुराल जाओगी, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, गौने यानी कि ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ते, कुछ दिन तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन उसके बाद वह वापस काम पर कलकत्ता
चला जाएगा, क्योंकि काम तो करना ही है जीवन में, बिना काम करे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो अगर वह कुछ ही दिन तुम्हारे साथ रहेगा, फिर वह चला जाएगा कलकत्ते। और वो बताते हैं कि कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है और इसीलिए संदेशा भेजने के लिए पत्र तो लिखना ही पड़ेगा, बड़ी दूर है कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, तुम कैसे उसे संदेशा भेजोगी, कैसे तुम उसे अपना संदेश पहुंचाओगी, और जो वो तुम्हारे लिए पत्र वहां से भेजेगा, अगर तुम उसके पत्रों को नहीं पढ़ पाओगी, उसके भेजे गए संदेशों को नहीं पढ़ पाओगी, तो तुम उसको जवाब कैसे दोगी, या उसके आए हुए पत्रों को तुम नहीं पढ़ पाओगी तो कैसे एक तरह से तुम रहोगी। तो चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर से वो कह रहे हैं कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, जीवन में पढ़ाई लिखाई जरूर करनी चाहिए। आगे कहते हैं, चंपा बोली चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो। अब वो चंपा जो है अपनी चंचलता को व्यक्त करते हुए कह रही है, अपनी मासूमियत को, अपनी सरलता को व्यक्त करते हुए कहती है कि तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो। यानी कि जो पढ़ लिख लेता है, जिसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है, वो झूठ कैसे बोल सकता है। जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो झूठ कैसे बोल सकता है, लेकिन तुम इतने झूठ बोल रहे हो। वो कहती है कि मैं तो ब्याह कभी न करूंगी। अब तो उसने देखिए विवाह करने से ही मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो विवाह कभी नहीं करूंगी, और कहती है आगे कि और कहीं जो ब्याह हो गया, और क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि माता पिता एकदम से मान जाएंगे कि उसका विवाह नहीं करेंगे, तो उसने कहा अगर यदि विवाह हो भी गया तो मैं अपने बालम संग साथ रखूंगी। उसने कहा कि मैं पहले तो विवाह नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल विवाह नहीं करूंगी, और अगर विवाह हो भी गया तो मैं अपने साथ में ही रखूंगी अपने बालम को, अपने पति को हमेशा अपने साथ में रखूंगी और सदा उनके साथ रहूंगी, कलकत्ते में कभी न जाने दूंगी। वो कहती है मैं अपने पति को कभी भी मुझे छोड़कर कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। वो कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे। अब देखिए कितनी बड़ी बात वो कहती है कि भगवान करे कलकत्ते पर बजर गिर जाए, कलकत्ते पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, यानी कि कलकत्ता जो है खत्म ही हो जाए, कि जो ये कलकत्ते कलकत्ते कहकर तुम मुझे बार बार एक तरह से मुझे बार बार कह रहे हो कि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा पति कलकत्ते चला जाएगा, तो भगवान बजर पड़े कलकत्ते पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने चंपा जो है वो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये कविता हमने यहाँ पर पढ़ी और आपने देखा बहुत ही सुंदर कविता है। तो यहाँ पर कवि ने पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा आवश्यक बताया है, और साथ ही इस काव्य की जो नायिका है चंपा, उसे पढ़ने के लिए काफी ज्यादा वो प्रेरित कर रहे हैं, और काफी ज्यादा संवाद को उन्होंने रोचक बनाया हुआ है। काफी अच्छे अच्छे उन्होंने एक तरह से यहाँ पर चंपा को एग्जाम्पल जो दिए हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है, तो उससे काव्य जो है काफी रोचक बना हुआ है। और देखिए इसमें जो एक तरह से जो भाषा है, आप देख सकते हैं लोक भाषा का प्रयोग किया है। लोक भाषा यानी कि जो आम जन की भाषा होती है, सरल भाषा जो होती है, सहज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और एक तरह से भावानुकूल ये भाषा है, बिल्कुल भाव इसमें है और सरल सहज ये भाषा है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये पाठ लिखा गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से ये पाठ लिखा गया है, और पढ़ाई को यहाँ पर बहुत ही महत्व दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी कविता कंप्लीट कर ली है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, और पाठ के जो कवि हैं वो त्रिलोक जी हैं। तो एक बार देखिए पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये प्रश्न शायद आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत ही एक तरह से छोटा सा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे।
क्योंकि देखिए कवि जब बार-बार चंपा को पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, कवि जब बार-बार चंपा से कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर जब कलकत्ते चला जाएगा, तो तुम उसके पत्र कैसे पढ़ोगी? उसको संदेश कैसे दोगी? और तब जो चंपा है वो कहती है कि मैं अपने पति को कभी भी कलकत्ता नहीं जाने दूँगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी और उसको उसके पति से अलग करने वाले कलकत्ते पर बजर गिरे और यानी कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति उस पर आ जाए। तो इस तरह से देखिए चंपा ने कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे। अगला है देखिए यहाँ पर चंपा को इस पर विश्वास क्यों नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों को प्रायः आपने देखा होगा कि चंपा तो वैसे भी चंपा का कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो पढ़ाई करे, ना उसके आस-पास कोई पढ़ाई का माहौल है क्योंकि उसका तो ये माहौल है कि उसके पिताजी जो हैं वो ग्वाले हैं, उनके पास बहुत सारी गाय-भैंस हैं। ज़्यादातर समय जो है उसका उन्हीं गाय-भैंसों के साथ एक तरह से लग जाता है, उनको खिलाने में, उनको पिलाने में, उनको चरवाहा ले जाने में, उनको नहलाने में, उनको धुलाने में। तो इस तरह से एक माहौल जो है शुरुआत से उसको पढ़ाई का नहीं मिला और दूसरा जो बच्चे होते हैं वो तो प्रायः खेलना कूदना ही पसंद करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा स्कूल जाने वाले बच्चों को भी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शुरुआत में स्कूल जा रहे होते हैं, उन्हें हमें कितना फोर्स करना पड़ता है कि थोड़ा-सा लिख लो, थोड़ा-सा पढ़ लो, क्योंकि अभी उनको स्कूल की वैल्यू उतनी ज़्यादा पता नहीं होती। उनको सिर्फ खेल से मतलब होता है या उनको मार्क्स से उनको पता मतलब नहीं होता कि मेरे कम मार्क्स आएँगे तो मैं फेल हो जाऊँगा या मेरे कम मार्क्स आएँगे तो मेरी क्लास में इंसल्ट होगी। तो ऐसा बहुत छोटे बच्चों को ज़्यादा पता नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से वो पढ़ना जो कहते हैं, यानी कि जो लोग उन्हें पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो कहते हैं, उस इंसान को वो अच्छा नहीं समझते हैं। जो बार-बार उन्हें पढ़ाई के लिए टोकता है, पढ़ाई के लिए कहता है, तो उस इंसान को वो अच्छा नहीं समझते। तो देखिए क्योंकि जब कवि ने यहाँ पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बारे में चंपा को बताया था, तो उन्होंने एक अच्छे व्यक्तित्व को बताया था कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा है या उनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो आज इसीलिए चंपा को विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा तो स्वयं इतने अच्छे हैं, तो एक अच्छा इंसान ऐसी गलत बात को कैसे कह सकता है? क्योंकि उसको पढ़ना-लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको लगता है कि पढ़ाई-लिखाई अच्छी नहीं होती है, तो उसको लगा कि गांधी जी तो इतने अच्छे हैं, तो फिर वो पढ़ने-लिखने की बात कैसे कह सकते हैं? तो इसीलिए उसको विश्वास नहीं हो रहा है। प्रश्न 3 हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कवि ने चंपा की किन-किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। अगर कविता को एक बार ध्यान से पढ़ा है, तो आपको बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कहा है चंपा जो है वो गाँव की एक चंचल किंतु भोली-भाली लड़की है। थोड़ा-सा शरारती है, थोड़ा-सा अबोध बचपना उसमें है, यानी कि थोड़ा-सा नटखट भी है। ये वो कवि की पेन को उठाकर ले जा लेती है, चुरा लेती है और उनको अपने पीछे दौड़ाती है। जब वो पेन उनको बड़ी मुश्किल से मिल जाता है किसी तरह से, तो वो देखते हैं कि अब तो कागज गायब है, तो इस तरह से वो थोड़ा-सा परेशान करती है, थोड़ा-सा शरारती, थोड़ा-सा नटखट है, भोली-भाली गाँव की बच्ची है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? तो देखिए हमारे विचार में चंपा ने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि उस समय स्त्री को एक तरह से स्त्री के जीवन में पढ़ाई-लिखाई को महत्व नहीं दिया जाता था। यानी कि उस टाइम पे स्त्रियों का जो जीवन था वो ज़्यादातर घर की चारदीवारी के अंदर रहता था या फिर घर के कामों के लिए उनको समझा जाता था। तो ज़्यादातर मतलब जो आस-पास का माहौल भी था, जो आस-पास का एक तरह से वातावरण होता है, वो भी इस तरह का नहीं था कि
स्त्रियां जो हैं पढ़ें लिखें, एक तरह से लोगों में जागरूकता फैल रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा शिक्षा के प्रति लोगों का एक तरह से रुचि नहीं थी, खास तौर पर महिलाओं के लिए। तो उस समय स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था और माहौल ऐसा नहीं था। चंपा के पास बहुत सारे काम थे जिसके बाद उसको थोड़ा-सा समय जो है खेलने के लिए मिलता था, तो इसीलिए उसको पढ़ना-लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और दूसरा वो हमेशा उसको ये लगता था कि ये क्या लिखते रहते हैं, ये काले अक्षरों से कैसे इतने स्वर निकलते हैं, ये क्यों दिन भर कागज गोदते रहते हैं। तो उसको ये काम बहुत बोरिंग लगता था, तो उसको इसीलिए शायद उसने ऐसा कहा होगा कि मैं पढ़ाई-लिखाई नहीं करूँगी या मैं पढ़ूँगी नहीं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने यहाँ पर त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती ये कविता बहुत अच्छे से पढ़ी, इसका भावार्थ समझा और आपने देखा कि शिक्षा के महत्व को किस तरह से समझाने की कोशिश की है यहाँ पर त्रिलोचन जी ने, और किस तरह से उन्होंने जो गांव का माहौल है, जो वातावरण है, कि क्यों उस समय पर लोगों के मन में शिक्षा के लिए इतनी रुचि नहीं थी, वो भी यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर था और साथ ही हमने यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस किए हैं। तो चैप्टर को घर पर एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।